गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम से आपको पता चल रहा होगा रिवैल्यूएशन। यस, किसी चीज़ की दोबारा वैल्यू करना ही रिवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे आज असेट्स है, किसी असेट का मूल्य है, आज बिल्डिंग का मूल्य है 2 लाख रुपए, और इन फ्यूचर अगर वो मूल्य 1.5 लाख हो, बिल्डिंग है और उसका मूल्य 1 लाख है, और वही बिल्डिंग आज मैंने खरीदी तब 1 लाख मूल्य था, लेकिन क्या 5 महीने बाद भी इसका मूल्य 1 लाख होगा? नहीं, या तो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। उस टाइम हम उस बिल्डिंग की जो वैल्यू रखेंगे उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन, मतलब पुनर्मूल्यांकन। इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकता हमें 2 केसेस में पड़ती है। पहला केस तो ये, जब कोई नया पार्टनर आता है, और दूसरा केस वो जब कोई नया पार्टनर जाता है। अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उनको हम पुराने रेशो में पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे, लेकिन जो एसेट्स जिस उस टाइम थी, क्या उस एसेट्स का वैल्यू नए पार्टनर के वक्त चेंज नहीं हुआ? अगर चेंज हुआ है तो हम उसका रिवैल्यूएशन करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस ईयर में 1 अप्रैल 2019 को 2 पार्टनर थे, ए और बी, जिनका रेशियो कितना था? 3:2। अब नया पार्टनर आता है 1 अक्टूबर 2019 को, जिसका नाम है सी। अब क्या रेशो हमारा वही रहेगा? नहीं, नया पार्टनर आया तो रेशो हमारा चेंज होगा, और चेंज रेशो क्या हो गया? 3:2:1। अब हमारी फर्म में 2 पार्टनर की जगह कितने पार्टनर हो गए? 3। लेकिन क्या अब कोई प्रॉफिट जो हमने सी के आने से पहले कमाया था, मतलब 1 अक्टूबर 2019 से पहले अगर मैंने कोई प्रॉफिट कमाया है फर्म में, तो क्या उस प्रॉफिट पर सी का हक है? नहीं, उस प्रॉफिट पर ए और बी का ही हक है। इसलिए उस प्रॉफिट को सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब प्रॉफिट होते हैं 2 तरीके के। पहला प्रॉफिट होता है, देखिए प्रॉफिट को हमने 2 तरीके से बांटा हुआ है, शोन और नॉन शोन। शोन का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमें सीधे दिखाई दे, और कहाँ दिखाई दे? बैलेंस शीट में दिखाई देता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये हमें बैलेंस शीट में सीधे सीधे दिखाई देता है और हमें सीधे अपने पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है ऐसा प्रॉफिट जो नॉन शोन हो। नॉन शोन मतलब आप देखिए, अगर असेट्स बैलेंस शीट में मैंने 2 लाख दिखा रखी है, तो क्या आज भी उसकी वैल्यू 2 लाख है? नहीं, हो सकता है उसकी वैल्यू या तो बढ़ के 2,50,000 हो गई हो, और हो सकता है उसकी वैल्यू घट के 1,80,000 रह गई हो। तो ऐसा जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है नॉन शोन प्रॉफिट, और जिसके लिए हमें करनी पड़ती है रिवैल्यूएशन। और ये किससे रिलेटेड होता है? असेट्स और लायबिलिटी। या तो असेट्स बड़ी होंगी या घटी होंगी, या फिर लायबिलिटीज बड़ी होगी या फिर घटी होगी। अब देखिए इस ड्रॉ के इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अब फर्नीचर है, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 50,000 थी, और जब सी आया 1 अक्टूबर 2019 को, तब मैंने उसकी वैल्यू की तो वो असेट्स की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू 80,000 थी। तो
इस केस में कितने 30,000 जो प्रॉफिट बढ़ा है वो किसे मिलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ए और बी को। जबकि देखिए जो 30,000 प्रॉफिट है वो किसमें बटेगा? सिर्फ ए और बी में। लेकिन जो उसके बाद का प्रॉफिट है, जब सी एंटर हो गया है तो उस केस में वो प्रॉफिट सी को भी मिलेगा और 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा, ए और बी और सी में 3:2:1 रेशो में। ऐसे ही बिल्डिंग का है। बिल्डिंग की 1/4/2019 को वैल्यूएशन थी 1 लाख, लेकिन जब सी आया तब हमने उसकी वैल्यू की कि मार्केट में उसकी वैल्यू आज की तारीख में कितनी है, तो हुई 1.5 लाख। इस केस में कितनी वैल्यू बढ़ गई? 50,000। तो 50,000 किस में बटेंगे? ए और बी में। और जो 1.5 लाख के बाद की वैल्यू बढ़ी है जब सी आ गया तो वो किस में बटेंगे? ए, बी और सी तीनों पार्टनर में। तो अब समझ में आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नए पार्टनर से पहले जो प्रॉफिट हुआ है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करने से उसको बांटने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए अब मैंने बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि अगर हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप एक चीज़ याद रख लें, सिर्फ एक, कि अगर असेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आएगी। क्यों? क्योंकि असेट्स के बढ़ने से आपको क्या होता है? प्रॉफिट। जस्ट इसके अपोजिट क्या है? अगर असेट्स घटेगी तो वो क्या होगी? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी? अगर आप देखेंगे कि अगर असेट्स बढ़ रही है तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं हम। तो असेट्स को अगर असेट्स की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है तो असेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो असेट्स को कहाँ लिखेंगे? एंट्री पोस्टिंग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड। तो इसलिए जब असेट्स बढ़े हमेशा तो वो क्रेडिट होगी और असेट्स घटे तो वो हमेशा डेबिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर असेट्स की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है तो 50,000 क्रेडिट साइड में आएंगे। लेकिन अगर 1 लाख से 80,000 हो रही है तो असेट्स की वैल्यू घट रही है और घटी हुई वैल्यू कितनी है? 20,000। हम 80,000 नहीं लेंगे, हम कितनी लेंगे? 20,000। जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या है? इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई है या इतनी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो जो वैल्यू का डिफरेंस होगा, 1 लाख से 1.5 लाख में डिफरेंस कितना है? 50,000, 50,000। और 1 लाख से 80,000 में डिफरेंस कितना है? 20,000। तो हम डिफरेंस अमाउंट को लेंगे, इसलिए मैंने लिखा है इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू, मतलब घटी हुई वैल्यू और बढ़ी हुई वैल्यू। उसी तरीके से लायबिलिटीज का जस्ट अपोजिट है। अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो हमें लॉस होता है और अगर लायबिलिटी घटती है तो हमें प्रॉफिट होता है। एंट्री क्या होती है? देखिए अगर लायबिलिटीज बढ़ती है, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो वो कहाँ पे आ जाएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। इसलिए और वैल्यू हमेशा क्या होगी? वही इंक्रीज्ड वैल्यू या फिर डिक्रीज वैल्यू। असेट्स और लायबिलिटीज में आप यहाँ जब फॉर्मेट में देखेंगे तो अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है कि जहाँ असेट्स बढ़ रही थी लायबिलिटी डिक्रीज होने से प्रॉफिट होता है, ऐसे ही असेट्स डिक्रीज होने से अगर लॉस होता है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मान लीजिए
पहले जो लायबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी अब वो हमें शो करनी है। तो पहले उसका बैलेंस 0 था, अब उसका बैलेंस बढ़कर मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो कहाँ आती है, डेबिट साइड। ऐसे ही असेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड है, मतलब मैंने पहले उसे असेट्स को लिखा ही नहीं, मान लीजिए फर्नीचर था मेरे पास और मैंने लिखा नहीं है अपनी बैलेंस शीट में, और अब मैं लिखना चाहती हूँ, तो वैल्यू क्या, पहले तो फर्नीचर की 0 थी, अब वैल्यू बढ़ गई है, तो वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगी, हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अब बात आती है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डेबिट साइड में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट किस केस में होगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट, और अगर इसके जस्ट अपोजिट डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम तो हमें क्या होगा, लॉस। वो हम बांट देंगे, मैंने लिखा हुआ है स्पेशली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यस ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये प्रॉफिट कब का है, नए पार्टनर से आने के पहले का, इसलिए ये किस में बटेगा, सिर्फ 2 पार्टनर में जो पुराने पार्टनर्स हैं। आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा है कि ये फॉर्मेट होता है। कल मैं आपको इसको एग्जाम्पल से और एक क्वेश्चन से अच्छे से समझाऊंगी, आप आज इसे देखिए।